नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच टेक में। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर ऐसा है कि स्कूलिंग में चाहे 9th हो, 10th, 11th, 12th या कोई भी क्लास हो, जहाँ पर इसकी ज़रूरत हमें पड़ती ही पड़ती है और बच्चे परेशान रहते हैं। और बड़ा सिंपल, दुनिया का सबसे ईजी चैप्टर है और आपको लगेगा भी जब हम पढ़ेंगे तो बड़ा इजी और सबसे ज़्यादा यूज़फुल चैप्टर है। अगर हम कंपटीशन की बात करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कंपटीशन में कहीं पर इसके बिना पेपर बन जाए। मतलब किसी न किसी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इसकी आपको ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इस चैप्टर को अच्छा स्ट्रांग तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझना बेहद ज़रूरी रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा एक बार स्लाइड देख लीजिए कि हम इसमें पढ़ने वाले क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पूरा बिल्कुल जीरो लेवल से। इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि ग्राफ पर किसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन मतलब इसके लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में मेन तो दो मेथड है, दो टाइप की मेथड है। एक तो ग्राफिकल मेथड है यानी कि आलेख विधि, और दूसरी है एल्जेब्रिक मेथड मतलब बीजगणितीय विधि। तो ये दो टाइप की मेथड हमें पढ़ना है, जिसमें ग्राफिकल जो मेथड रहेगी वो तो अपने आप में आलेख विधि जो है वो अपने आप में सिंगल एक विधि है, और बीजगणितीय विधि जो रहेगी ना वो तीन टाइप की है। एक एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि, और एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब वज्र गुणन विधि। आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी सारी मेथड्स हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन होते हैं ना रैखिक समीकरण के, तो इसके कुछ क्वेश्चन इस मेथड से ज़्यादा इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन इस मेथड से ज़्यादा होते हैं, कुछ क्वेश्चन इस मेथड से ज़्यादा होते हैं। तो आप बोलोगे कि ठीक है ये फिर एल्जेब्रिक मेथड तो ठीक है, तीनों मेथड पढ़ना जरूरी है। मतलब अलग अलग क्वेश्चन को पहचान के कुछ क्वेश्चन इससे जल्दी बन जाएंगे, कुछ क्वेश्चन इससे जल्दी बन जाएंगे, कुछ क्वेश्चन उससे जल्दी बन जाएंगे, है ना। वो भी मैं वैरायटी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन के लिए कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से करो आंसर सेम आएगा। मतलब कोई क्वेश्चन है आप चाहे जिस मेथड से करना है उस मेथड से करो, कोई बाउंडेशन नहीं रहती इसमें। अगर आप स्पेशल मेथड लगाओगे तो जरूर टाइम में कुछ फर्क पड़ सकता है। अब आपके मन में आ रही होगी कि ये वाली बात तो ठीक है ये तीन मेथड, लेकिन ग्राफिकल मेथड क्यों पढ़ते हैं। तो ग्राफिकल मेथड पढ़ने का ये है कि उसका जो रिप्रेजेंटेशन जब ग्राफिकली दिखता है ना हमें, तो वहाँ पर इसकी सिचुएशन बड़ी स्पष्ट हो जाती है। ग्राफ पर चीज़ों को समझना ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो उसके लिए विश्लेषण के लिए ग्राफिकल विधि का उपयोग किया जाता है। हल भी निकाला जा सकता है, विश्लेषण भी इससे किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विलोपन, एक एक विधियाँ पढ़ेंगे सारी, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन विधि, और इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब आपने ये देखा कि हर चीज़ हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं जितनी आपको ज़रूरत है। 10th क्लास का ये मान के चलिए कि पूरा एक चैप्टर कंप्लीट होगा जो कि लाइफ टाइम आपको ज़रूरत पड़ती है। पहले थोड़ा सा एक चैप्टर में इंटर होने से पहले हम एक छोटे से इस पर डिस्कशन करना चाह रहे हैं, एक एग्जाम्पल पर डिस्कशन करना चाह रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक बच्चा है जिसका नाम राहुल है, ठीक है ना। क्या है? राहुल है। एक बच्चे का नाम राहुल है। वो अपने पापा से क्या करता है कि बोलता है कि पापा मुझे पैसे चाहिए। काय के लिए पैसे चाहिए भाई? तो बोले मुझे पेंसिल और पेन खरीदना है, कुछ पेंसिल खरीदना है, कुछ पेन खरीदना है। तो उसके पापा बोलते हैं यार मेरे पास में चेंज नहीं है, तो एक काम करे 100 रुपये रख और दुकान पर जा और पेन खरीद के ले आ। पेन लेना है तेरे को, पेंसिल लेना है, जो जो चीज़ें लेना है वो खरीद के ले आ। बढ़िया, राहुल खुश हो जाता है, दुकान पर जाता है 100 रुपये लेके और बोलता है कि भाई साहब मुझे 5 पेंसिल चाहिए और 3 पेन चाहिए। दुकानदार बोलता है कि अच्छा 5 पेंसिल और 3 पेन चाहिए, तो ये हो गए 55 रुपये के। कितने के हो गए? 55 रुपये के। मतलब ये पेन है और ये पेंसिल है, ठीक है। राहुल भी बढ़िया काम करता है, 100 रुपये का नोट देता, 45 रुपये वापस लेके आ जाता है। अगली बार उसको फिर ज़रूरत पड़ती है
तो फिर उसके पापा से बोलता है, बात को ध्यान से समझना, फिर पापा से बोलता है कि पापा मुझे और कुछ पेन और पेंसिल खरीदना है। तो बोले ठीक है, ये ले 100 रुपये और जा, तेरे को जितने पेन और पेंसिल खरीदना है वो खरीद के ले आ। ये क्या करता है, ये दुकान वाले से बोलता है कि भाई साहब मुझे 2 तो पेंसिल चाहिए और 5 पेन चाहिए। ठीक है, तो दुकानदार से पूछता है कि कितने पैसे हो गए, तो ये बोलते हैं दुकानदार की 60 रुपये हो गए, और वो 60 रुपये और 40 रुपये अपने वापस लेके पिताजी को वापस कर देता है। तीसरी बार फिर उसके पापा से बोलता है, वही कहानी, तीसरी बार फिर उसके पापा से बोलता है कि पापा और पैसे दे दो और मुझे पेन और पेंसिल खरीदना है। तो उसके पापा बोलते कितने पेन खरीदना है और कितने पेंसिल खरीदना है ये बता मुझे। तो बोले मुझे 3 पेन खरीदना है और 2 पेंसिल खरीदना है, या सॉरी 3 पेंसिल खरीदना है और 2 पेन खरीदना है। तो उसके पापा बोलते कि अच्छा एक बात बता कि ये जो पेन है उसकी कीमत कितनी थी, अभी खरीद के लाया ना तुम 2 बार, एक पेन की कीमत कितनी थी और एक पेंसिल की कीमत कितनी थी ये बता दे भाई, और मेरे पास चेंज है, ये पैसे रख कर तू ले आ। तो बच्चा बोलता है कि मैंने दुकानदार से तो ये पूछा ही नहीं कि एक पेन की कीमत कितनी है और एक पेंसिल की कीमत कितनी है। तो फिर उसके पेरेंट्स से बोलते हैं कि अच्छा तूने जब 2 बार खरीद के लाया तो तू निकाल के बता, खुद निकाल के बता, कैलकुलेशन करके बता। तो बोले मैं कैसा कैलकुलेशन करूं, हैं? उसके पापा को मालूम था कि अगर ऐसी 2 स्थिति अगर बनी है और बच्चा अगर लीनियर इक्वेशन अगर पढ़ा हुआ है, उसको अगर आता है ये चैप्टर, तो खुद इसके एक पेंसिल की कीमत कितनी है, एक पेन की कीमत कितनी है, ये खुद बता सकता है। तो बच्चा नहीं बता पाया तो पेरेंट्स ने लिया और 2-4 टिका दी उस पर, हैं? फिर वो चैप्टर पढ़ाया, फिर उसके बाद में बोला कि अब बता, फिर बच्चे ने बता दिया। तो मज़ेदार बात है कि नहीं है? तो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना, ध्यान देना इधर। मुझे एक बात बताइए कि मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स पढ़ते क्यों है हम? कोई चीज़ को अननोन को, मतलब बीजगणित क्यों पढ़ते हैं उसमें? ये बीजगणित का पार्ट है, एलजेब्रा का पार्ट है ये, है ना? बीजगणित क्यों पढ़ते हैं? बीजगणित इसलिए पढ़ा जाता है कि भैया जो चीज़ नहीं मालूम ना, अननोन, जो अज्ञात राशि हो, उसको पता करने के लिए। इसीलिए तो बीजगणित में एक्स वाई जेड ये सारी चीज़ें आती रहती ना। तो ये अज्ञात राशियाँ जो है ना, वो इनको पता करने के लिए होता है, अननोन क्वांटिटी। तो देखिए, उसको नहीं मालूम कि एक पेंसिल की कीमत कितनी है, तो मान लिया जाए कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 100 रुपये है, और एक पेन का मूल्य कितना है, Y रुपये। दोनों चीज़ें नहीं मालूम भाई। तो दुकानदार ने कैसा कैलकुलेशन किया होगा ये थोड़ा सा सोचो आप। एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 5x। हाँ बिल्कुल सही है। एक पेन का मूल्य Y रुपये है तो 3 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 3Y। और दोनों को प्लस किया होगा, इनका दोनों का गुना किया होगा, इनका दोनों का गुना किया होगा, दोनों को प्लस किया होगा, तो इतना आ गया होगा। आया होगा कि नहीं आया होगा? ऐसे ही यहाँ पर भी किया होगा दुकानदार ने, और दोनों को प्लस किया होगा तो ये आ गया होगा। बस यही तो चीज़ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। मतलब अभी तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है, छोटा सा एग्जाम्पल। मतलब ऐसी हजारों डेली लाइफ में आपके एप्लीकेशन होती है, कई बार इसकी ज़रूरत पड़ती है आपको। तो एक्चुअल मेरे पास में क्या है, ऐसी 2 यहाँ पर इक्वेशन बन गई। अगर ये चैप्टर हमें सॉल्व करते आता है, आता भी होगा आपको सॉल्व करते हुए, तो आप ये राहुल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आपकी भी खुद की भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है ना? अब इस चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए इंग्लिश में अगर पूरा नाम देखा जाए तो ऐसा नाम होता है इसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हिंदी में देखा जाए तो रेखिक समीकरण, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म इस चैप्टर का नाम है भैया। अब सुनिए जरा ध्यान से, इसमें 2 चरों की बात की है ना, 2 चर, 2 वेरिएबल्स। तो देखिए ना, है क्या इसमें 2 वेरिएबल है, हाँ x और y है। 2 चरों वाले वेरिएबल 2 x और y है। 2 चरों वाले रेखिक बोला है, रेखिक, याद रखना रेखिक, ये वर्ड बड़ा पॉपुलर है।
एमसीक्यू कई बार पूछे जाते हैं 10th क्लास में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार रेखिक वर्ड का यूज किया जाता है। रेखिक समीकरण रेखिक कब किया जाता है? जब चर की घात 1 हो। जितने भी चर यूज किए ना उसकी घात क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तभी रेखिक समीकरण होता है। रेखिक का मतलब ये होता है कि ऐसा समीकरण जिसका आलेख बनाए, ग्राफ बनाए तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, ऐसी आड़ी टेढ़ी रेखा प्राप्त नहीं होगी। ये बात याद रखना। तो दो चर वाले रेखिक यानी कि क्या हो गया? रेखा। रेखा का मतलब क्या हो गया? रेखिक का मतलब क्या हो गया? जो चर दिए हुए उसकी घात 1 है। देखिए यहाँ x की पावर 1 y की पावर 1, x की पावर 1 y की पावर 1, 2 पावर नहीं रह सकती, 3 नहीं रह सकती। दो चरों वाले रेखिक समीकरण, समीकरण पूरे चैप्टर का नाम बता रहा हूं मैं। दो चरों वाले रेखिक समीकरण, समीकरण का मतलब होता है समान से बना हुआ, ये बराबर से। समीकरण मतलब समान। समान का मतलब आप डेली लाइफ में देख सकते हैं, जो तराजू होती है ना, एक्चुअली जो तराजू है ना, ये समीकरण ही तो है। ये क्या करती है? समान करती है, दो चीजों को बराबर करती है। बीच में बराबरी का चिन्ह होता है, ये यहां पर होता है बराबरी का चिन्ह। ये जो काटा होता है ना यहां पर, ये है बराबरी का चिन्ह इसका। जब इधर और इधर वजन बराबर हो जाए तो ये कांटे दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, यानी कि क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है? राइट हैंड साइड है। आई बात समझ में? यही तो समीकरण है जो रोज हम तराजू लेके बैगन सब्जी और ये सब खरीद के लाते हैं ना मार्केट से, आलू प्याज, तो ये समीकरण से ही तो खरीद के लाते हैं। यही तो समान कर देता है हमें, ठीक है ना? तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है। आप बोलेंगे कि अच्छा मैं सब तराजू में भी लगता है? अरे सब जगह लगता है भैया, ये तो तराजू क्या है? में से ही तो समीकरण ही है। समीकरण का मतलब बराबर, यानी कि इधर उतना ही वजन होना चाहिए जितना वजन इधर है, इसका मान उतना ही होना चाहिए जितना मान इसका है, तब तो बीच में बराबर लगाएंगे हम, तब तो ये दोनों कांटे एक दूसरे से मिलेंगे। हाँ बिल्कुल सही। ऐसा दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़ी होता है। तो देखिए ना, दो चर दिखाई दे रहे हैं, हाँ रेखिक मतलब इनकी दोनों चरों की घातें 1-1 है, हाँ है। और समीकरण मतलब समान, समान मतलब देखिए लेफ्ट हैंड साइड, बाया पक्ष और दाया पक्ष, बाया पक्ष और दाया पक्ष। और युग्म, युग्म मतलब दो समीकरण बने हैं ऐसे। तो जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपके पास दो समीकरण हमेशा मिलेंगे और x और y के मान, यानी कि जो भी चर दिए है उसके मान ज्ञात करना रहेगा। इतना सा काम है, ठीक है? चलिए अब थोड़ा सा आगे की बात करें। मेरे ख्याल से इस चैप्टर में इंटर हो चुके हैं, हम प्रवेश कर चुके हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, ये फीलिंग आ चुकी है अभी हमें, है ना? इस चैप्टर में ओवरऑल हमें पढ़ना क्या है ये बात हमें समझ में आ गई है। चलिए, आलेख का क्या रोल है तो मैं आपको बता दूं। अभी अभी मैंने जो समीकरण बनाया था, देखिए ये जो समीकरण बनाया था मैंने, ठीक है, ये समीकरण बनाया था। ये समीकरण एक्चुअल है कैसा? ये पहला समीकरण है, ये दूसरा है, तो इसको मैं पहला समीकरण बोल देता हूं और इसको दूसरा समीकरण बोल देता हूं, ऐसा। इसका मतलब क्या है? इसका व्यापक रूप कैसा होगा? तो व्यापक रूप होगा ax प्लस by इज इक्वल टू c, जहां a, b और c ये जो है ना, ये अचर है। ये क्या है? वास्तविक संख्या है। a, b, c क्या है? वास्तविक संख्या है। तो ऐसे कितने समीकरण? दो, तो दो बार लिख देता हूं ना, ax प्लस by और बराबर से c। एक समीकरण एक हो गया और एक समीकरण ये दो हो गया। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों समीकरण एक जैसे ही दिख रहे, बिल्कुल एग्जैक्ट? तो पहचान होना चाहिए ना कि ये अलग समीकरण है, ये अलग समीकरण है, एक ही वेराइटी के है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये पहला समीकरण तो a1 b1 और c1 लिख देता हूँ, ये दूसरा समीकरण है तो a2 b2 c2 हो गया। कहने का मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2 के जगह क्या रखना है आपको? वास्तविक संख्या है। क्या है? रियल नंबर्स, वास्तविक, वास्तविक संख्या है। ये क्या है? वास्तविक संख्या है। और
सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको मालूम होना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, यहाँ तक तो बच्चों को मालूम रहता है। यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, इनका दोनों का योगफल शून्य नहीं होना चाहिए। और ऐसे a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, ये भी क्या नहीं होना चाहिए, शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब मुझे एक बात बताइए, किसी संख्या का दो संख्याओं का वर्ग, वर्गों का योगफल अगर शून्य हो जाता है, इसका मतलब क्या है, ए का भी मान शून्य और बी का भी मान शून्य। कहने का मतलब ये दोनों एक साथ शून्य नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों एक साथ शून्य हो जाते हैं तो फिर ये समीकरण खत्म हो जाएगा ना, फिर तो संतुष्ट भी नहीं करेगा। ये आए ना समझ में? तो ये वाली कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए कि भैया a1 और b1 इनका वर्गों का योगफल शून्य नहीं होना चाहिए। और ये वर्गों का योगफल शून्य तभी होता है जब इनके दोनों का मान शून्य हो जाए, a1 और b1 का मान शून्य हो जाता है। और बड़े आसान शब्दों में हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि a1 और b1, ए और ए दोनों एक साथ शून्य नहीं होना चाहिए। इसी बात को हम आसान भाषा में भी ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आसान भाषा में नहीं पूछा जाता ना, घुमा फिरा के पूछा जाता है। एमसीक्यू बोल देंगे कि रैखिक समीकरण युग्म होने के लिए क्या आवश्यक है, ये वाली कंडीशन, या और भी इधर उधर की कंडीशन दे सकते हैं, ये ग्रेटर देन, लेस देन, इसका मान शून्य इसका नहीं, ऐसा कुछ कंडीशन दे सकते हैं। तो ये वाली कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आलेख ग्राफ, हमें ये पता चल गया कि रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये क्या है, इसका व्यापक रूप है। व्यापक रूप मतलब एक सामान्य समीकरण है, a1 b1 और c1, a2 b2 और c2 के मान कोई भी वास्तविक संख्या रखेंगे तो आपके पास समीकरण मिलते चले जाएंगे। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो सुनिए जरा ध्यान से। मैं क्या करता हूँ, ये इतने बड़े ग्राफ की मुझे ज़रूरत नहीं है, और ग्राफ की वैसे भी ज़रूरत ही नहीं थी मुझे, है तो ऐसे ही बना दिया था मैंने। चलो अब ले लिया तो ग्राफ ये कर देता हूँ और छोटा कर देता है इसको, है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ देखेंगे। देखिए, अगर मान लिया जाए ये क्या हो गई भाई, ये y अक्ष हो गई है, ये क्या हो गई, y अक्ष हो गई, है ना, और इसकी ये हो गई x अक्ष। मैंने ऐसे ही थोड़ा सा छोटा सा ग्राफ ले लिया यहाँ पर, ये हो गई y अक्ष और ये x अक्ष, ऐसा। सुनिए जरा ध्यान से, मेरे पास क्या है, ऐसा ये है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये एक ग्राफ है और ये बना देता हूँ। ध्यान से समझना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, और इसको भी यहाँ पर कर देता हूँ। अब सुनिए जरा ध्यान से, अगर मैं इनको आलेख पर प्रदर्शित करता हूँ, किस पर, ग्राफ पर प्रदर्शित करता हूँ, तो ग्राफ पर प्रदर्शित करने के बाद में कैसा दिखेगा। अगर मान लिया जाए कि मेरे पास में एक समीकरण है और उस समीकरण को ग्राफ पर बना दिया मैंने, तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, एक रेखा ऐसी जा रही है और दूसरी रेखा ने ऐसा इसको प्रतिच्छेद कर दिया। नहीं आया क्या समझ में? अरे मैंने क्या बताया कि ये जो समीकरण है ना, दोनों समीकरण, इसका भी मैं ग्राफ बनाऊं और इसका भी ग्राफ बनाऊं, दोनों का ग्राफ बनाऊं, तो एक काम करना, एक कापी लेना और कापी पर दो सरल रेखाएं खींचना। तो दो रेखाएं अगर मैं खींचने के लिए बोलूंगा तो कैसी कैसी रेखाएं, जैसे मान लिया 100 बच्चे हैं, मैंने बोला कि कैसी भी आप दो रेखाएं खींचो कापी पर, तो हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसा करेगा कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, या तो ऐसा होगा कि एक रेखा खींची बच्चे ने और दूसरी रेखा खींची और दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है,
ऐसा भी हो सकता है या ना? हो सकता है ना? हाँ, मतलब आप ये सोच रहे होगे कि नहीं सर मैं तो ऐसी खींचूंगा दोनों समांतर, कोई बोलेगा कि मैं ऐसी खींचूंगा, कैसी भी खींचो लेकिन समांतर तो रहेगी ना। कुछ बच्चे ऐसा भी खींच सकते कि एक रेखा गई और उसी के ऊपर से दूसरी रेखा खींच दी, एक रेखा खींची और दूसरी ये खींची। मैंने बच्चे से बोला कि क्यों, मैंने 2 रेखा खींचने के लिए बोला ना, तुमने तो एक ही खींची है। तो बच्चा बोलेगा नहीं सर मैंने एक रेखा ऐसी बड़ी वाली खींची है और उसी के ऊपर से एक रेखा जा रही है, तो ऐसी 2 रेखा। आपने तो यही बोला ना, कैसी खींचना ये थोड़ी बोला। तो अगर मान लिया ये यहाँ पर 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चों को मैंने बोला कि एक कॉपी पर 2 रेखाएं खींचो, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो रेखाएं ऐसी ऐसी जाए, किसी ने प्रतिच्छेदी की तो ऐसी कर दे, कोई ऐसी कर दे, कोई ऐसी कर दे, हैं कैसी भी करे, प्रतिच्छेदी रेखाएं बन सकती है एक। दूसरा, दोनों समांतर हो सकती है, समांतर ऐसी ऐसी भी खींच सकता है, ऐसी ऐसी भी खींच सकता है, ऐसी ऐसी भी खींच सकता है, जैसी भी खींचे लेकिन समांतर खींच सकते हैं बच्चे, और एक के ऊपर से एक खींच सकते हैं। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। बताइए और क्या हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं हो सकता। आई बात समझ में? अब एक बात याद रहे कि जब हमारे पास में 2 समीकरण दिए हुए हैं, क्या दिए? 2 समीकरण दिए हुए हैं, एक समीकरण ये वाला दिया हुआ और एक समीकरण ये वाला दिया है। इसके जब ग्राफ बनाओगे आप, आलेख बनाओगे, तो हमेशा हमेशा ये जो आलेख रहे ना, वो 3 स्थितियों के अलावा कुछ बन ही नहीं सकता। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है ना, उसका यही होता है, ये पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है और ये तीसरी स्थिति है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या होगा, जैसे मान लिया जाए मैंने एक समीकरण दे दिया 2x + 3y = 7 और 5x - 7y = 11। ऐसे 2 समीकरण दे दिए। आपने क्या किया, मेहनत की और मेहनत करने के बाद में इसका ग्राफ बनाया और इसका भी ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाने के बाद में आपको पता चला कि रेखाएं या तो ऐसी है या तो ऐसी है या तो ऐसी है, मतलब तीनों में से कोई किसी न किसी प्रकार की रेखाएं है। कितनी मेहनत की, 15-20 मिनट टाइम बर्बाद किया, उसके बाद आपको पता चला। क्या ऐसी कोई टेक्निक नहीं हो सकती है? क्या ऐसी कोई टेक्निक नहीं हो सकती है कि हम बिना इसको ग्राफ पर प्रदर्शित किए ये बता सकते कि ये वाली स्थिति बनेगी कि ये स्थिति बनेगी कि ये स्थिति बनेगी? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। मतलब एमसीक्यू तो लगभग पक्का ही होता है इसका, ये मान के चलिए एमसीक्यू खूब पूछा जाता है इसका, ठीक है। तो इस बात को जरा ध्यान से समझना है, हमें इसको हल करने की जरूरत ही नहीं है कि इसको हल करेंगे फिर उसके बाद पता चलेगा। आई बात समझ में? हल करने की जरूरत ही नहीं है, बिना हल किए ही बता सकते हैं कि ये तीनों में से कौन सी स्थिति बनेगी। और वो कैसे हल किया जाता है, इस बात को जरा ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 समीकरण दिए, आपको क्या करना है कि जो 1 से 1 के साथ लिखे ना, उसको भाग दे देना, a1/a2, इसका मान निकाल लेना है। फिर जो y के साथ में लिखे ना, चिन्ह सहित जो y के साथ लिखे ना, उसको एक दूसरे से भाग दे दो, b1/b2। और जो अचर राशि है ये वाली, इसको भी भाग दे दो c1/c2। लेकिन एक सावधानी रखना है इसमें, ये जो अचर राशियां दोनों की दोनों उधर होना चाहिए या तो दोनों की दोनों इधर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बराबरी के चिन्ह के उधर एक राशि है और दूसरे समीकरण में इधर है, ऐसा नहीं। अचर राशि है या तो दोनों समीकरण में उधर होना चाहिए या तो दोनों समीकरण में इधर होना चाहिए। अब देखिए 3 स्थितियां बनेगी। अगर मान लिया जाए ये 3 स्थितियां कैसी बनती है, क्योंकि 3 टाइप के यहां पर दिख ही रहे। अगर मान लिया जाए पहली स्थिति a1/a2 का मान और b1/b2 का मान बराबर नहीं है, तो हमें तीसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब भी ऐसा होगा तो ये वाली स्थिति बनेगी, ये पक्का है। क्या बनेगा? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। एक उदाहरण देख लो आप, हल कैसा करेंगे देखना। आपको क्या करना है, यही वाला उदाहरण है। आपको क्या करना है, 1 से 1 के गुणांक को लिख देना, ये वाले ना 1 से 1 के गुणांक,
A1 बटे A2 बराबर से कितना है 5/2 और फिर B1 बटे B2 का मान निकालना, ये वाले B1 बटे B2 का मान कितना है 3/5 और कैंसिल हो रहा तो कैंसिल भी करो इसको। अरे एक अगर कोई कैंसिल हो रहा, कोई अगर कॉमन स्टेप है वो है तो कैंसिल कर दो, नहीं हो रहा कैंसिल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। क्या ये वाला मान और ये वाला मान बराबर है क्या? नहीं है। तो आप यहां पर बोलेंगे कि यहाँ A1 बटे A2 का मान और B1 बटे B2 का मान, B1 बटे B2 का मान बराबर नहीं है, ऐसा बोलेंगे आप। और जब बराबर नहीं है तो ये गारंटी है कि जब उनके ग्राफ बनाएंगे ना, जब उनके ग्राफ बनाएंगे तो दोनों ग्राफ एक दूसरे को, दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी ही करेगी, अगर दोनों बराबर नहीं है तो। मतलब हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती। कैसी रेखाएं प्राप्त होती है? प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती है? जब A1 बटे A2 का मान और B1 बटे B2 का मान बराबर नहीं है। अच्छा, अगर मान लिया जाए इनका मान, दोनों का मान बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, आया क्या समझ में? जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक उदाहरण ले रहा हूं आपको, मैंने इसको क्यों हटाया, एक दूसरा उदाहरण ले रहा हूं मैं। मान लिया जाए कि आपके पास में ऐसा समीकरण दिया है, कैसा? 2x + 3y = 7 और 4x + 6y, है ना, -4x - 6y = 9। ऐसा एक उदाहरण दिया है। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? इसके गुणांकों को देखना है। ये क्या है? A1 बटे A2। A1 बटे A2 का मान कितना है? 2 / -4 और 2 1 2, 2 2 4, तो ये कितना हो जाएगा? -1/2। B1 बटे B2 का मान कितना है? ये दोनों एक साथ, तो ये क्या हो जाएगा? 3 / -6, तो 3 1 3, 3 2 6, तो कितना हो जाएगा? -1/2। C1 बटे C2 का मान निकालेंगे, C1/C2। लेकिन एक बात याद रखना कि ये दोनों के दोनों उधर होना चाहिए, बराबरी के उधर होना चाहिए राइट हैंड साइड, या तो दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, दोनों चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहीं पर क्वेश्चन गड़बड़ करके आता बच्चा, ठीक है ना। एक लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, एक राइट हैंड साइड में, और बढ़िया खुश होके आंसर लिख के आ जाता है, जो कि गलत रहता है। देखिए क्या है, 7 / 9। अब ये तो किसी से कैंसिल हो ही नहीं रहा, तो मुझे एक बात बताइए कि क्या ये वाला मान और ये वाला मान बराबर है ना? हाँ है ना, बराबर, यानी कि ये दोनों बराबर है। तो हम यहाँ पर बोल सकते कि यहाँ A1 बटे A2 का मान और B1 बटे B2 का मान, दोनों मान बराबर है, और C1 बटे C2 का मान बराबर नहीं है, बस। और जब ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, तब क्या बनेगा? समांतर रेखा। एक गारंटी है कि जब भी ऐसा रहेगा तो क्या बनेगी? समांतर रेखाएं बनेगी। कैसी बनेगी? समांतर रेखाएं प्राप्त होगी, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। और ये कब प्राप्त होगी? A1 बटे A2 का मान और B1 बटे B2 का मान और बराबर है, लेकिन ये C1 बटे C2 का मान बराबर नहीं है। नहीं था ना यहाँ पर बराबर, कहा था ये दोनों बराबर है, लेकिन इनके बराबर ये है क्या? नहीं है। यहाँ -1/2 है, यहाँ 7/9 है, बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वही होगा, क्या होगी? समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। और तीसरी स्थिति बनती है इसकी, तीसरी स्थिति क्या बनती है भाई? जब ए वाला मान और ये वाला मान क्या हो? बराबर हो, तीनों क्या हो? बराबर हो। तब एक रेखा के ऊपर से ही दूसरी रेखा पास होगी, गुजरेगी। जैसे मैं एक उदाहरण बना रहा हूँ यहाँ पर, और उदाहरण बना देता हूँ मैं, क्या बना दूँ? 7 दूनी 14, ऋण 7 और ये 14।
ये उदाहरण बनाया मैंने। हम क्या करेंगे, a1 बाई a2 का मान निकाला, ये आ गया, b1 बाई b2 का मान निकाला, ये आ गया, इसी को तो बदला ना मैंने। और c1 बाई c2 का मान कितना है, -7 डिवाइडेड बाई 14, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा, तो -1/2। क्या तीनों मान बराबर है क्या, ये और ये तीनों मान बराबर है क्या? हाँ है ना, बराबर, तीनों मान बराबर है, मतलब यहां पर क्या हो रहा, तीनों बराबर हो गए। आई क्या बात समझ में? और जब तीनों बराबर रहेंगे तो क्या होगी, एक रेखा जा रही है, उसी के ऊपर से दूसरी रेखा जाएगी, तो उसको बोला जाता है संपाति। संपाति मतलब संगत, जहां से एक जा रही है वहीं से दूसरी भी जाएगी, संपाति रेखा है, संपाति, संपाति रेखाएं प्राप्त हो रही है। मतलब ये कब होगी प्राप्त, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 और इज इक्वल टू c1 बाय c2, तब वो प्राप्त होगी ये। मतलब ये मान लीजिए कि गारंटेड वाला क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, आप कोई भी अब पेपर उठाना, खास करके 10th क्लास का या कॉम्पिटिटिव का, बहुत बार 10th क्लास में तो क्वेश्चन पक्के ही होते हैं। ये अभी और भी चीज़ें बताऊंगा मैं इसमें, ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, इस पर MCQ तो आना ही आना है, आना ही आना है। और जब क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं ना, कि जब ये वाली बातें अगर मालूम रहेगी तो क्वेश्चन बनता है, नहीं तो नहीं बनता वो, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और कॉम्पिटिटिव में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। चलिए ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि जब दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक रेखा और दूसरी रेखा, तो इनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु है क्या? उभयनिष्ठ किसको बोलते हैं? जो इस ऐसा बिंदु जो इस रेखा पर भी है और इस रेखा पर भी स्थित है, उसको उभयनिष्ठ बिंदु बोला जाता है। हाँ, उभयनिष्ठ का मतलब ये हुआ कि भैया ये वाला बिंदु ऐसा बिंदु है जो इस पर भी है, इस पर भी है, तो वो ऐसा बिंदु है जो इस समीकरण को भी संतुष्ट करेगा, इस समीकरण को भी संतुष्ट करेगा, यानी कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही है, इसलिए एक हल। क्या होगा? एक हल। और ये दोनों रेखाएं किसी पर प्रतिच्छेद हो रही क्या? किसी पर प्रतिच्छेद नहीं हो रही है, तो दोनों का कोई उभयनिष्ठ बिंदु है क्या? उभयनिष्ठ मतलब ऐसा कोई बिंदु बता दो कि जो दोनों रेखाओं पर स्थित है। नहीं, नहीं है, कोई भी नहीं है। दोनों मतलब ये लाल वाली रेखाओं पर कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है। और इस पर बताओ जरा, इस पर कोई बिंदु बताओ जो उभयनिष्ठ है। अरे इस पर तो ढेर सारे बिंदु है भैया, ये सारे के सारे बिंदु ऐसे बिंदु है जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो कितने बिंदु है ये? अनंत बिंदु है। अरे मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि मैं एक छोटा सा रेखाखंड खींचता हूँ तो वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है, तो ऐसे अनंत बिंदु है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए एक हल होगा। क्या होगा? एक हल होगा, या इसी को दूसरी भाषा में अद्वितीय हल बोला जाता है। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, या तो एक और केवल एक हल भी बोला जाता है। ठीक है, और यहां पर समांतर है। समांतर है मतलब कोई हल नहीं है भैया, कोई एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम हल नहीं है, हल नहीं होगा, या कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं होगा। और जब ये संपाती हो गए तो अनंततः अनेक हल, अनंत हल हो गए, अनंततः अनेक हल। कई हल हो गए इसके, अनंत हल हो गए। आया ना समझ में? कितने हल हो गए? अनंततः अनेक हल हो गए। ये दोनों एक दूसरे के साथ में मिलती है ना कभी? हाँ, जो अरे दो दोस्त है, राम और मोहन, ये दो दोस्त है, दोनों की दोस्ती है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, तो मिलते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? संगत। क्या बोलते हैं? संगत।
अरे उनकी संगत अच्छी है भाई, दोनों संगत अच्छी है मतलब दोनों एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। तो इनकी संगत तो हो रही ना, ये और ये एक दूसरे से मिलते हैं ना, हाँ मिलते हैं तो संगत बोल दो इसको, ये संगत है। भले ही एक बार मिलते हैं दिन में, हाँ दिन में एक बार मिलते हैं तो संगत बोला जाता है इसको। ये तो कभी मिलते ही नहीं भैया, ये रेल के पटरी के जैसे है, चाहे इधर कितना भी बढ़ा दो चाहे इधर कितना भी बढ़ा दो, कभी एक दूसरे से नहीं टकराएंगे, तो इसको क्या बोला जाता है? असंगत। असंगत। इंग्लिश में इसको इनकंसिस्टेंट बोला जाता है, इसको कंसिस्टेंट बोला जाता है, ठीक है, कंसिस्टेंट। अच्छा ये कितने बार मिलते हैं दिन में? यार साथ में ही रहते भाई, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। वो दो, ये रेखा जहाँ से जा रही है उसके बिना, उसी के ऊपर से दूसरी रेखा जा रही है, अनंत बार मिलते, एक साथ ही रहते तो मिलना ही है। तो ये क्या हो गया? ये भी, इसको भी संगत ही बोलेंगे भाई। मिल तो रहे, बस ये है कि ये ज़्यादा बार मिल रहा है, ये एक बार मिल रहा, ये मिल ही नहीं रहा कभी। तो ये बातें पूछी जाती है, कोई एक समीकरण दिया जाएगा, जैसे मान लिया जाए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पर, 2x धन 3y बराबर से 5 और 3x धन 6y, ठीक है, बराबर से 11। आपसे बोला जाएगा कि अच्छा ये बताइए कि दिया गया समीकरण संगत है या नहीं है। तो बड़ा सिंपल सा काम है, a1 बटे a2 का मान निकालो, b1 बटे b2 का मान निकालो और c1 बटे c2 का मान निकालो। a1 बटे a2 का मान कितना? 2 डिवाइडेड बाई 3। b1 बाई b2 का मान कितना? 3 बटे 6, यानी कि 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1 बटे 2। और c1 बटे c2 का मान अब यहाँ पर निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है ना, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। और जब दोनों बराबर नहीं है तो क्या है? संगत है। संगत है या असंगत है ऐसा पूछा जाएगा। कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? तो कंसिस्टेंट है। ये होगा तो भी कंसिस्टेंट, ऐसा होगा तो भी कंसिस्टेंट, और ऐसा होगा तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना, असंगत। आपसे बोला जाएगा कि अच्छा ये बताओ कि ये इसके कितने हल होंगे। तो ऐसा बन रहा है ये, तो अद्वितीय यानी कि केवल एक हल होगा, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो ऐसे कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते इनमें से, ठीक है। तो इस चार्ट को जरा ध्यान से बना लो, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठीक है ना। अब आगे की बात करते हैं। अब इसको हल करने की जो विधियां है हमारे पास, है ना, तो हल करने की मेन तो 2 विधियां होती है, एक आलेख विधि और एक बीजगणित विधि, एल्जेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड, ठीक है। जिसमें से ये 3 बड़ी महत्वपूर्ण है। ये वाली जो 3 मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम बात करेंगे। पहली है विलोपन विधि, दूसरी है प्रतिस्थापन विधि और तीसरी है वज्र गुणन विधि। और तीनों मेथड आपको आना चाहिए। कई बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे तो एलिमिनेशन मेथड आती है, एलिमिनेशन मेथड आती है। कई बच्चे बोलते हैं मुझे सब्स्टिट्यूशन आती है। तो इसकी क्या ज़रूरत है? तीनों की ज़रूरत है। और आपको पता चलेगा कि भाई तीनों मेथड में कब कौन सी मेथड लगाना है वो भी बातें मैं बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले विलोपन विधि। मैं एक उदाहरण ले रहा हूं यहां पर, x प्लस 2y इज इक्वल टू, एक काम करता हूं तो ये हो जाएगा 4 4 और 7, कितना हो गया? 7। एक समीकरण बन गया, मतलब मैं खुद से समीकरण बना रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कैसा समीकरण बनाऊँ। और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 2x और प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 6 और 12, है ना, कितना हो जाएगा? 12। ऐसे 2 समीकरण, मतलब कुल मिला के क्वेश्चन मैंने अपने से बनाया, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा उसमें। हाँ ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आ गया आपको, और आपको बोला कि विलोपन विधि से हल करो। बड़ा सिंपल सा काम है। नाम क्या लिखा हुआ है? विलोपन। विलोपन, ध्यान से समझना जरा। विलोपन, विलोपन मतलब विलोपित करना। विलोपित करना मतलब गायब कर देना। क्या करना? गायब कर देना।
विलोपित करना मतलब गायब करना, ऐसा याद रखा करो। अब गायब करना है तो किसको गायब करना है भाई? या तो x वाले पद को गायब करना है या तो y वाले पद को गायब करना है। तो किसको करेंगे? आपकी मर्जी। आप चाहो तो x वाले को गायब करो, आप चाहो तो y वाले को गायब करो। x को गायब करना ज़्यादा इजी है, ज़्यादा आसान है, लेकिन मैं आसान वाला काम नहीं कर रहा हूँ, हमें तो विधि समझना है ना प्रॉपर। तो मैं y को गायब करना चाह रहा हूँ। किसको गायब करना चाह रहा हूँ? y को। आया समझ? y को विलोपित करना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये y के जो गुणांक है ना उसको एक के नीचे एक लिख दो, 2 और यहाँ 3। y के साथ में यहाँ पर क्या लिखा? 2 और यहाँ क्या लिखा? 3। तो उसको एक के नीचे एक भिन्न के रूप में लिख दो, लिख दिया एक के नीचे एक। अगर किसी से कैंसिल हो रहा तो कैंसिल करो, और नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। किसी से कैंसिल हो रहा है, 2 और 3 किसी के टेबल में आता है क्या, किसी के पहाड़ी में आता है क्या? नहीं आता, तो रहने दो ऐसी। ये काय का था? समीकरण 1 का था। ये देखो, इस समीकरण 1 है और ये क्या है? समीकरण 2 है। देखना, ये जो समीकरण 2 वाला था ना 3, इसका समीकरण 1 में गुना करना है और इसका गुना करना है समीकरण 2 में। फिर से और एक बार, जो नीचे लिखा हुआ है ना उसका समीकरण 1 में गुना करना है और ऊपर लिखा है उसका समीकरण 2 में गुना करना है। मतलब यहां लिख भी देता हूं मैं, समीकरण 1 गुणित 3 और समीकरण 2 गुणित 2। आई बात समझ में? अरे समझ में आया कि नहीं आया? जो मुझे y को गायब करना है तो y के गुणांकों को एक के नीचे लिख दिया, जो ऊपर रहेगा कैंसिल करने के बाद उसका समीकरण 2 में गुना करना है, नीचे रहेगा उसका समीकरण 1 में गुना करना है, बस। समीकरण 1 में किसका गुना करना है? 3 का। तो सब में करना है। यहां पर 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 का 3। इसमें भी 3 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 y, और इसमें भी 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 21। आ गई बात समझ में? समीकरण 2 में किसका गुना करना है? 2 का। तो क्या हो जाएगा? इसमें 2 का गुना करेंगे तो 2 दूनी 4x, इसमें 2 का गुना करेंगे तो 6y, और बराबर से इसमें भी 2 का गुना करेंगे तो 12 दूनी 24। याद रहे कि पूरे पदों में करना है गुना। कई बच्चे इसमें कर देते, इसको छोड़ देते, कई बच्चे एक में कर देते, ऐसा नहीं, पूरे हर पद में। इसमें 2 का गुना किया, इसमें 3 का गुना किया, और इसके नीचे लाइन खींच दो। मुझे एक बात बताएं कि किसको गायब करना है? y को। किसको गायब करना है? y को। तो आपको यहां पर 2 चीजें देखना है। क्या इसके दोनों के चिन्ह एक जैसे है क्या? हाँ, यहां पर भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जब चिन्ह समान है तो यहां पर ऋण का चिन्ह लगाएंगे। कहने का मतलब दोनों धनात्मक है या दोनों ऋणात्मक है? किस किस चिन्ह देखना है? जिसको विलोपित करना है उसके। y को विलोपित करना है तो केवल y के चिन्ह देखना है, इससे मतलब नहीं है आपको। तो जब भी दोनों के चिन्ह समान है तो आपको क्या करेंगे? घटाने पर, और सबके चिन्ह बदल देंगे। ये धनात्मक था तो ऋणात्मक, धनात्मक है तो ऋणात्मक, धनात्मक है तो ऋणात्मक। अगर यहाँ माइनस होता तो ये प्लस हो जाता। नीचे वाले समीकरण के सबके चिन्ह को बदल देंगे, ये बात याद रहे। चले, बदल दिया। अब मुझे एक बात बताइए कि 3x में से 4x को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? -x। और 6y में से 6y को माइनस करेंगे तो खत्म हो गया। और इक्वल टू 21 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? -3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस से माइनस कैंसिल तो 3 हो गई। x का मान आ चुका है। अब और x का मान समीकरण, किसी भी एक समीकरण में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर किसी भी एक समीकरण में रख दो, या तो 1 में रखो तो भी ठीक है, 2 में रखो तो भी ठीक है, आंसर सेम आएगा। समीकरण 1 क्या है आपके पास में? x + 2y = 7। तो x की जगह क्या रखना है आपको? 3 रखना है। ये रख दिया 3, जहाँ x था वहां पर 3 रख दिया। समीकरण 1 लिखा मैंने और वहां रख दिया। ये 3 जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा? 2y = 7, और 3 इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3। तो 2y = 7 - 3 4,
तो y इज इक्वल टू आपको मालूम है गुना है तो कहा जाएगा नीचे जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि y का मान आ गया 2। ये इसका हल हो गया, बस क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। याद रहे इनके दोनों के चिन्ह जिसको विलोपित करना है, दोनों के चिन्ह क्या हो गए, समान रहेंगे, तो आपको क्या करना है, ये नीचे वाले समीकरण के सबके चिन्ह बदल देना है और यहाँ पर घटाने पर लिखेंगे, इसमें से इसको घटाना है। अगर मान लिया जाए इसके विपरीत चिन्ह है तो क्या करेंगे, जोड़ने पर इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे और फिर ये चिन्ह नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि इसको विलोपित करना है। विलोपित करना है मतलब विपरीत चिन्ह रहेंगे तब तो कैंसिल हो जाएगा ना। अगर एक जैसे चिन्ह रहेंगे तो कहाँ कैंसिल होगा, नहीं होगा। तो एक्चुअल क्या है, दोनों के विपरीत चिन्ह करने के लिए हम इसका चिन्ह बदलते हैं, और पहले से ही विपरीत है तो फिर ये नीचे वाले चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आसान काम है। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, अगर नहीं बने तो कमेंट जरूर करना कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बना हमसे, आपने बताया बारीकी से, इतने बारीकी से बताया लेकिन हमसे क्वेश्चन नहीं बना, ऐसा कमेंट्स करना। तो मैं अच्छा और एक बात बता दूं, मैं इसके विलोपन विधि के बहुत सारे क्वेश्चन यूट्यूब पर डले हुए हैं, मैंने पढ़ाया है क्लास 10th, तो अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखना है तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन का मतलब क्या हो गया, मैं यहां पर रहता हूं, कहां पर रहता हूं भाई, मैं यहां से उठ के यहां चला गया, प्रतिस्थापित हो गया, एक जगह से उठा के दूसरे जगह पर रख दिया, इसी को तो प्रतिस्थापन बोला जाता है। समझ में आई बात? देखना एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, कैसे विस्थापित करते ये बात देखना। x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, ठीक है, और 2x प्लस y इज इक्वल टू क्या किया था मैंने, 12, ये हो गया, एक समीकरण बना दिया। ठीक, एक समीकरण 1 हो गया और ये बन गया समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। जो आसान वाला समीकरण है उसको ले लो, ध्यान से समझना, प्रतिस्थापन विधि बता रहा हूं मैं। जो आसान है, आसान मतलब ये भी आसान नहीं है, ये इसमें थोड़े से बड़े बड़े नंबर है तो इसको मत लो, ये आसान दिखाई दे रहा मुझे, इजी दिखाई दे रहा। तो समीकरण 1 से सबसे पहला काम क्या करना है, एक कोई भी समीकरण ले लेना है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, ये समीकरण ले लिया। अब याद रखना, ये जो बराबरी का चिन्ह है ना, ये जो बराबरी का चिन्ह है ना, करना क्या है इसमें, इस बात को ध्यान से समझना। ये बराबरी का चिन्ह है ना, उसके इधर केवल x को रहने दो या तो y को रहने दो, बाकी सबको उधर शिफ्ट कर दो। आया समझ में? मैं क्या करता हूं, इधर x को रहने देता हूं, बाकी माइनस 2y को उधर कर देता हूं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2y। हमारा टारगेट क्या है, x का मान y के पद में या y का मान x के पद में मिलना चाहिए, बस इधर केवल x होना चाहिए या तो y, बाकी सबको उधर शिफ्ट कर दो, बस इतना सा काम है। देखिए x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y, और इसको अगला समीकरण दे दो, समीकरण 3। इतना काम कर सकते क्या? ठीक है, चलिए अब मुझे एक बात बताइए कि अभी हमने समीकरण 1 लिया था ना, हाँ, ये वाला जो मान है उसको समीकरण 2 में रखो। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, ठीक। समीकरण 2 क्या है आपके पास में, 2x धन y इज इक्वल टू 12, ये है समीकरण 2। जहां पर x है, जहां पर x है, कहां पर x है, देखिए यहां पर x है, जहां पर x है वहां पर ये सब रखना है, इसको उठा के रख देना। अरे x का मान इतना है ना, तो यहां पर x था तो x का मान यहां पर रख देना, 1 प्लस 2y रख दिया और कोष्टक लगा देना। अब इस 2 का अंदर गुना करेंगे, यही तो है प्रतिस्थापन। हमने इस मान को उठा के दूसरे में रख दिया, समीकरण 1 से मान में रख दिया, अगर 2 से निकालोगे तो 1 में रखना है बस।
तो ये क्या हो जाएगा 2x 2 धन 4y और धन y बराबर से 12। 4 और 1 कितना हो गया 5, 5y बराबर से 12 ऋण 2, ये 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ऋण 2, तो 5y बराबर से 10। तो y का मान कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा इतना, तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 2। आ गया। अब इस y का मान प्रतिस्थापित करना है इसमें, y बराबर से 2 समीकरण किस में रखे, अब किसी में भी रख सकते हो, 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, 3 में भी रख सकते हो, लेकिन 3 में रखोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखता हूं मैं तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1 + 2 और y का मान कितना है भाई 2, तो 2 रख दिया, तो क्या हो जाएगा x बराबर से 1 धन 4, तो x बराबर से आ गया 5। ये आ गया आंसर, ये है प्रतिस्थापन विधि। अगर इसी क्वेश्चन को विलोपन से भी करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए मैं सेम क्वेश्चन को वज्र गुणन विधि से करता हूं। वज्र गुणन विधि से आपको मालूम है यहां पर जो आंसर आए थे आपको याद है, वही के वही आंसर आएगी कि नहीं आएगी ये देख लेना। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या तिर्यक गुणन विधि भी बोला जाता है इसको। तिरछा गुना करते हैं इसमें, तिरछा गुना। मेथ में ऐसी तो होता है जैसा नाम वैसी काम। वज्र गुणन विधि यानी कि तिर्यक गुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, चलिए अगली मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बड़ा सिंपल सा काम। आपको क्या करना है, ये देखो प्रश्न क्या है अपने पास में, यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है ना, आपको यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है। आपको क्या करना है, ये इसको लिखना है, ये y के जो गुणांक है ना इसको लिखना है। किसको लिखेंगे, -2 और 1 +1। यहां से स्टार्ट करना है, बीच में से स्टार्ट करना है, फिर इसको लिखना है 1 12, फिर इसको लिखना है 1 2 और फिर और इसी को लिखना है -2 1। नहीं आया समझ में? पहले यहां से स्टार्ट करना है, इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर और इसी को लिखना है। मतलब एक पूरा ऐसा चक्कर लगाना है। पहले y के गुणांकों को लिखा देखो, फिर इसके गुणांकों को लिखा, यहाँ पर लिखा अचर पदों को, फिर ये इसको लिखा, फिर वापस यहीं पर। मतलब यहाँ से ऐसा चक्कर लगा के वापस यहीं पर आ जाना है। लिख दिया। हाँ, यहाँ पर सावधानी ये रखना है कि भैया दोनों इधर होना चाहिए या तो फिर दोनों उधर होना चाहिए। अभी इधर है तो इस हिसाब से करते हैं अपन। बड़ा सिंपल सा काम। इसके ऊपर 1 से लिख दो, इसके ऊपर y लिख दो और इसके ऊपर -1 लिख दो। ये दोनों का गैप है ना, इसके ऊपर 1 से लिखो, ये दोनों के बीच में y लिखो और दोनों के बीच में -1 लिखो। फिर ऐसा तिरछा गुना करो, फिर ऐसा करो। पहले ऐसा करो, तिर्यक गुणन विधि पढ़ रही ना अपन, फिर ऐसा करो, फिर ऐसा करो, फिर ऐसा करो। आया समझ में? याद रखना कि जब ये दोनों अचर राशियां दाई ओर है, राइट हैंड साइड में है, तब यहाँ पर -1 लिखना है। अगर ये दोनों राशियां अगर लेफ्ट हैंड साइड में रहे तो +1 लिखना है। इस बात का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। अरे सर हमारे बुक में तो यहाँ पर 1 लिखते हैं। हाँ लिखते होगे ना, जब ये दोनों उधर रहेंगे तब 1 लिखते हैं, और जब दोनों इधर रहेंगे तो -1। ठीक है, तो आपको जो भी कंफर्टेबल लगे, दोनों को इधर रखो या दोनों को इधर रखो। ठीक है। हाँ, अब देखिए 1 से डिवाइडेड बाय, इस पहले क्या करो, ऊपर से नीचे उतरो, फिर नीचे से ऊपर चढ़ो। मतलब -2 का और 12 का गुना करेंगे हम। पहले इनका दोनों का गुना करेंगे, फिर बीच में ऋण लगाएंगे, फिर इनका दोनों का गुना करेंगे 1 × 1। फिर लिखो, यहाँ बीच में बराबरी का साइन लगाओ, y डिवाइडेड बाय, पहले इनका गुना करो 1 × 2 -12 × 1, 12 × 1 इक्वल टू -1 लिखो। पहले इनका दोनों का गुना करो 1 × 1 -1 × 2, 1 × 1 माइनस क्या था, -2 × 2 था, गलत कर दिया, 2 × -2।
आ गई बात समझ में? फिर से और एक बार, पहले इनका दोनों का गुना किया, फिर इनका दोनों का गुना किया, बीच में ऋण लगाया, इसका गुना किया, फिर इसका गुना कर दिया, फिर इसका गुना किया, फिर इसका गुना कर दिया, ऐसा लिख दिया। 1 से डिवाइडेड बाय, बार दूनी 24, ऋण 24 है ना, ऋण पहले माइनस और प्लस का गुना किया तो माइनस, और बार दूनी 24 माइनस 1, 1 का 1 में गुना करेंगे तो 1, y बटे 2 ऋण 12 बराबर से -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, ये 2 बार ऋण है तो धन हो जाएगा, और 2 दूनी 4। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 1 से बटे ऋण 25 बराबर से y बटे ऋण 10 बराबर से ऋण 1 बटे 5। ये समझ में आ गया क्या इतना? ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। आपको अगर ज़्यादा क्वेश्चन देखना है तो मैंने YouTube पर बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं इसके, ठीक है ना। 10th क्लास वाली प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब क्या करना है, इसको और इसको साथ में रखना है। 1 से डिवाइडेड बाय -25 इज इक्वल टू -1/5 तथा अब क्या करना है, इनको दोनों को साथ में रख दो। y बटे ऋण 10 बराबर से ऋण 1 बटे 5। क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुना करेंगे तो 1 से इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 इंटू -25 डिवाइडेड बाय 5 तथा y इज इक्वल टू -1 इंटू -10 डिवाइडेड बाय 5। तो क्या हो जाएगा, 1 से इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 25 डिवाइडेड बाय 5, और 5 का 5 55 25, तो x का मान कितना हो गया 5 तथा y बराबर से ऋण और ऋण धन और 10 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से 2 टाइम कैंसिल, तो तथा y बराबर से कितना हो जाएगा 2। बस आपको याद होगा कि इससे पहले हमने प्रतिस्थापन विधि से भी हल किया तो सेम आंसर आया, और इससे भी उतना ही सेम आंसर आया समझ में? ठीक, तो ये हो गई प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन नहीं, एक्चुअल मैंने इसी क्वेश्चन को वज्र गुणन विधि, इसी क्वेश्चन को वज्र गुणन विधि से सॉल्व किया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पूरा विस्तार पूर्वक इस चैप्टर को पढ़ा, तीनों विधियों को समझा। ठीक है ना, ग्राफिकली कैसा रिप्रेजेंटेशन होता है ये बातें देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर आपने आलेख विधि नहीं पढ़ाई है, आलेख विधि आप प्ले लिस्ट में जाइए, 10th क्लास की हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी पूरा टोटल कंप्लीट है। बहुत अच्छे से बताइए, एक एक क्वेश्चन कराया है और बहुत वेराइटी के क्वेश्चन है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। कोई भी मेथड में अगर आपको दिक्कत है तो आप उस प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है ना, मिलेंगे हम अगले वीडियो में इसी प्रकार की किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।